वेलकम बैक टू द येट अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम रियल मैड्रिड की जो इस वक्त ट्रांसफर पॉलिसीज रही हैं उस पे हम बात करेंगे। ऑल दो कि अभी ट्रांसफर विंडो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ लिंक्ड भी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी साइनिंग भी हमें देखने को मिली। बट इस वक्त जो डिपार्चर्स हुए हैं, जो अराइवल्स हुए हैं, उन पे हम डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी तक रियल मैड्रिड का ट्रांसफर विंडो को हम कितनी रेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिपार्चर्स की बात करें और सबसे पहले डिपार्चर्स में हम असेंसियो की बात करें तो असेंसियो को काफ़ी टाइम से रियल मैड्रिड से यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको प्लेइंग टाइम ज़्यादा चाहिए, उनको एज अ स्टार्टर खेलना है या उनको ज़्यादा जो है ना उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल चाहिए रियल मैड्रिड की टीम में। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था। अगर आप देखो कि रोड्रिगो हमारे पास राइट विंगर है, हमारे पास बंच ऑफ ऑप्शंस थे। और असेंसियो की अगर आप देखो तो असेंसियो एज अ सुपर सब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो एज अ स्टार्टर जितना मैंने उनको फॉलो किया, एज अ स्टार्टर वो इतना थ्रेटिंग नहीं लगते जितना वो एज अ सुपर सब आ गया। तो अगर आप उनके एजेंट की बात करें तो उनके एजेंट जो थे वो जॉर्जी मेंडेस थे। और जॉर्जी मेंडेस से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद से हमारी इतनी बनी नहीं है रियल मैड्रिड की। उनके एजेंट्स जो थे उनके लिए भी रियल मैड्रिड नहीं जाती थी। जनवरी में उन्होंने कांसेलो को रियल मैड्रिड के लिए ऑफर किया था, बट मैड्रिड ने जो था वो ऑप्शन कंसिडर नहीं किया। तो असेंसियो जो थे एज अ सुपर सब मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टार्टर वो इस वक्त इस क्वालिटी में नहीं थे कि वो रियल मैड्रिड में एज अ स्टार्ट करें। देन उनको ये सजेशन दी गई जॉर्जी मेंडेस की तरफ से कि आप रियल मैड्रिड छोड़ दें। रियल मैड्रिड से बात करना चाह रहे थे और आखिर तक वो स्टे करना चाह रहे थे, पर ऑब्वियसली उनको एक इम्पोर्टेंट रोल चाहिए था। नाउ ही सेट टू जॉइन पीएसजी। और सेकंड डिपार्चर की बात करें तो वो डिपार्चर तो था वो एज अ शॉक मेरे लिए था, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली हम उनका जिस तरीके से रियल मैड्रिड में कैरियर गया, हम सबको पता था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईडन हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब ईडन हैजार्ड के अगर हम सिनेरियो को देखें, जब शुरू से वो रियल मैड्रिड के लिए साइन होके आए तो इसमें उसकी खुद की भी गलतियां थी और मैनेजमेंट की भी गलतियां थी। खुद की गलती इस सेंस में थी कि अगर आप ईडन हैजार्ड की सिचुएशन देखो तो जब वो रियल मैड्रिड के लिए साइन होके आए थे प्री सीजन में तो वो ओवरवेट आए थे। ऑब्वियसली जब आप ओवरवेट आते हो तो आप जिस तरीके से आप खेलना चाह रहे होते हो उस तरीके से आप नहीं खेल पाते। जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप चेल्सी में दे रहे थे उस तरीके की आप परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड में नहीं दे पाते। बाद आप इंजर्ड हो जाते हो और इंजर्ड होने के बाद भी आपके ऊपर बहुत बड़ा जो प्रेशर होता है, क्योंकि आप इतनी एक्सपेंसिव साइनिंग थे रियल मैड्रिड के लिए। बट अगर हम ईडन हैजार्ड को देखें, जब वो फिट होते थे जिडान के टाइम पे तो वो स्टार्ट करते थे ओवर विनीशियस। और बट कार्लो एंजेलोटी जब से आए हैं, कार्लो एंजेलोटी से मेरे काफ़ी इख्तिलाफात हैं, चाहे रियल मैड्रिड को लेके या ईडन हैजार्ड को भी लेके। ईडन हैजार्ड की अगर आप सिचुएशन देखें तो ईडन हैजार्ड कार्लो एंजेलोटी के टाइम पे काफ़ी हद तक जो थे वो फिट रहे हैं, बट कार्लो एंजेलोटी ने उनको प्रिफर नहीं किया। देखिए, मैं नहीं कहता कि ईडन हैजार्ड जो क्वालिटी उनकी चेल्सी में थी वही आपको रियल मैड्रिड में देंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं 5 मिडफील्डर्स नहीं खिलाऊंगा, मैं ईडन हैजार्ड को प्रेफर करूंगा उनके ऊपर। अगर आप रियल मैड्रिड में देखो तो कार्लो एंजेलोटी 5-6 मिडफील्डर भी प्रेफर करते थे ओवर ईडन हैजार्ड पे, और ईडन हैजार्ड नहीं खेलते। तो उन्होंने रियल मैड्रिड से कांटेक्ट किया और उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से रियल मैड्रिड ने उनका कांटेक्ट टर्मिनेट किया। सैडली जो पोटेंशियल था ईडन हैजार्ड में, अगर हम चेल्सी के टाइम की बात करें तो वो चेल्सी के बेस्ट प्लेयर थे। तो ईडन हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन जो था वो मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था, बट इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ईडन हैजार्ड नेक्स्ट सीजन चले जाएंगे। तो ये एक ऑब्वियस डिपार्चर था। तो अभी अगर हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्चर की बात करें तो वो डिपार्चर था करीम बेंजेमा का। करीम बेंजेमा का जो डिपार्चर था वो एज अ शॉकिंग, एज अ कंसर्निंग भी है रियल मैड्रिड के लिए और रियल मैड्रिड फैंस के लिए भी, क्योंकि करीम बेंजेमा एक ऐसे टाइप के प्लेयर है जो 30-35 गोल स्कोर कर सकते हैं सीजन के लिए। और अभी अगर आप अपने अटैक को देखें तो आपके अटैक में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, विनीशियस, रोड्रिगो और ब्राहीम। करीम बेंजेमा का डिपार्चर मेरे लिए इस वजह से शॉकिंग नहीं है कि क्योंकि अगर आप सिटी के गेम के बाद देखो तो सिटी की गेम के बाद करीम बेंजेमा जो थे वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे। काफ़ी सारी न्यूज़ भी चली थी। उसके बाद चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के बाद एक इवेंट था रियल मैड्रिड प्लेयर्स का, रियल मैड्रिड पूरे मैनेजमेंट का, उसमें भी करीम बेंजेमा नहीं आए थे। और साथ साथ ऐसी बातें भी चल रही थी कि सऊदी अरब उनको
ऑफर कर रही है, सऊदी अरब मॉडरेज को भी कर रही थी, बट सऊदी अरब करीम बेंजेमा को भी उन्होंने ऑफर की। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ऑफर है करीम बेंजेमा के लिए, और इसको टर्न डाउन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप करियर के एक ऐसे फेज में हो, ही इज 35, ठीक है। अब इस सीजन नहीं, नेक्स्ट सीजन उसने चले जाना था, तो उसने ये समझा टॉप पे आप छोड़ के जाओ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई थिंक ही लेफ्ट रियल मैड्रिड, बट मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि आप करीम बेंजेमा की रिप्लेसमेंट भी लेके आओ। आप एक ऐसा प्लेयर लेके आओ जो हर सीजन आपके 30-35 गोल मारे। सी हाउ थिंग गोज इन द अपकमिंग डेज। तो अगर हम अपने अराइवल्स की बात करें, तो अराइवल्स में जो इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, जो हॉटेस्ट एक प्रोस्पेक्ट है वर्ल्ड फुटबॉल में और इंग्लिश फुटबॉल का, प्रीमियर लीग के टॉप एरा में रियल मैड्रिड ने बेलिंगम को कन्विंस कर लिया है, और जूड बेलिंगम जो है उन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिए। तो मेरे ख्याल से जूड बेलिंगम का जो साइनिंग है वो बहुत ही अच्छी साइनिंग है, और जूड बेलिंगम की साइनिंग की वजह से हमारा मिडफील्ड जो है वो अगले 8 से 10 साल के लिए पैक हो चुका है, क्योंकि आपके पास इस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। कमाविंगा को आप ले लो, आप जोमेनी को ले लो, आप फेडे को ले लो, या आप जूड को ले लो। सिचुएशन ये है कि आपके 3 मिडफील्डर स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास इस वक्त 6 या 7 मिडफील्डर, ठीक है। जूड बेलिंगम के सिनेरियो में अगर आप मुझसे पूछते तो मेरा काफी क्लियर स्टांस था इस पे कि अगर जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड आ रहे हैं तो क्रूस मॉड्रिच को मैं रिन्यूअल नहीं देता, क्योंकि क्रूस मॉड्रिच अगर आपके बेंच में होंगे तो ऑब्वियसली मैनेजर की दिमाग में बातें चलेंगी कि उनको मिनट्स देने हैं, उनको खिलाना है और सूरत। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिस तरीके के हमारे पास यंगस्टर्स हैं उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कि वो एज अ फर्स्ट टीम में खेले, चाहे वो आप कमाविंगा को ले लो, चाहे आप जूड को ले लो, चाहे आप फेडे वेलवर्डे को ले लो। अगर जूड बेलिंगम की साइनिंग को लेके बात करें तो मेरे ख्याल से ये साइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त साइनिंग है और स्टेटमेंट साइनिंग है। तो अगर अपने सेकेंड अराइवल की बात करें तो वो अराइवल है ब्राहिम डियाज का। अब ब्राहिम डियाज जो है वो असेंसियो की रिप्लेसमेंट है, असेंसियो के रिप्लेसमेंट के तौर पे रियल मैड्रिड उनको लेके आई है। और असेंसियो ब्राहिम में अगर आप देखो तो डिफरेंस इस वजह से है कि असेंसियो एक गोल स्कोरर विंगर थे। असेंसियो जब आते थे वो गोल स्कोर करते थे, वो प्ले मेकिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे जितना ब्राहिम होते हैं। ब्राहिम प्ले मेकर हैं लेकिन वो गोल स्कोर नहीं करते, और हमें इस वक्त गोल स्कोरर्स की काफ़ी ज़रूरत है अगर आप देखो। लेकिन आई थिंक रिप्लेसमेंट के तौर पे ब्राहिम एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उससे बेटर ये हो सकता था कि लियोन के जो जर्की है अब उनके लिए जा सकते थे, क्योंकि वो 19 साल के भी हैं और उनके रियल मैड्रिड से भी काफ़ी लिंक थे, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन ये होता अगर आप ब्राहिम की जगह कोई एक गोल स्कोरर लेके आते रियल मैड्रिड। तो अगर हम अपने थर्ड अराइवल की बात करें तो वो थर्ड अराइवल है फरहान गार्सिया। देखिए फरहान गार्सिया राय वाले कानों में जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस खेल दे रहा था, ही इज सो गुड, ठीक है ना। विनीशियस के साथ आप उसको लेफ्ट विंग में अगर आप खिला लो, लेफ्ट आपका जो होगा वो फरहान गार्सिया और विनीशियस का होगा। आई थिंक फरहान गार्सिया के आने से विनीशियस को भी थोड़ा सा जो है वो सुकून का सांस ले सकेगा। गार्सिया जो है वो रन्स भी आगे बनाते हैं, वो अपने आप वो प्लेयर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से विनीशियस का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप मेंडी की सिचुएशन देखो तो मेंडी जो था वो एक डिफेंसिव जो लेफ्ट बैक था, और फरहान गार्सिया जो है वो एक अटैकिंग लेफ्ट बैक है। और रियल मैड्रिड की अगर आप हिस्ट्री में देखो तो रियल मैड्रिड में अटैकर जो फुल बैक्स होते हैं वो ही कामयाब होते हैं। मेंडी किस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो अटैक में बिल्कुल डेड था। फरहान गार्सिया इज कमिंग, ही इज फ्रॉम रियल मैड्रिड अकेडमी, और उसके बाद वो राय वाले कानों में गए। आई थिंक फरहान गार्सिया की जो साइनिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त साइनिंग है, और उससे रियल मैड्रिड को काफ़ी फ़ायदा होगा, साथ में विनीशियस को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम अपने फोर्थ अराइवल की बात करें तो वो अराइवल है जोसेलू का। ट्रांसफ़र इज ऑलमोस्ट डन, और मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को वो अनाउंस हो जाएगा नेशनल लीग्स के फाइनल के बाद। तो जोसेलू की जो साइनिंग है वो काफ़ी अच्छी साइनिंग है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है उस पर क्रिटिसाइज करते हुए, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक अच्छी साइनिंग है। एज अ बैकअप वो ठीक है। अगर आप उसके ला लीगा इस सीज़न अगर आप उनका रिकॉर्ड देखो तो उन्होंने 16 गोल स्कोर किए हैं स्पेनियोल के लिए, एक ऐसी क्लब के लिए उन्होंने गोल स्कोर जो क्लब रेलीगेट हुई है। तो ही इज कमिंग ऑन लोन, या तो वो फ्री में आ रहे हैं। तो आई थिंक ज़बरदस्त साइनिंग है। और मारियानो से अगर आप
जोजोलू का कंपैरिजन करें तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये थी रियल मैड्रिड का अब तक का ट्रांसफर विंडो, ऑल्दो कि अभी ट्रांसफर विंडो जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट अभी भी मैं इस ट्रांसफर विंडो को सिर्फ 10 आउट ऑफ 5 दूंगा। वो इस वजह से दूंगा कि अगर आप देखो आपके पास इस वक्त एक ऐसा प्लेयर की आपको ज़रूरत है जो कि आपको हर सीजन में 30-35 गोल स्कोर करके दे। इधर आपको केन के लिए जाना चाहिए या एम्बाप्पे का सीन अगर नहीं बनता, या एम्बाप्पे का अगर बनता है तो ठीक है, लेकिन अगर एम्बाप्पे का नहीं बनता तो आपको केन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए अपने स्क्वाड में जो कि गोल स्कोर करे, जो कि आपकी टीम को अटैक को लीड करे विनीशियस के साथ। विनीशियस रॉड्रिगो अकेले क्या कर लेंगे, उनके साथ अगर एक अटैकर नहीं हुए, एक स्ट्राइकर नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो होंगी वो काफ़ी वर्स चली जाएंगी। ये वैसा ही सिनेरियो हो जाएगा जब 2018 में रोनाल्डो गए थे तो हमने रोनाल्डो को रिप्लेस नहीं किया था। आई थिंक बेंजीमा की रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरत है हमारे लिए। आज की वीडियो इस पे हमने ट्रांसफ़र विंडो पे बात की। मज़ीद डिटेल से तब बात करेंगे जब ट्रांसफ़र विंडो एंड होने की तरफ जा रहा होगा और हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी।